बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में नैना और सुनैना अपनी माँ कलावती के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती थी। कलावती बहुत मेहनत से खेतों में मजदूरी करती थी, तब जाकर वह अपनी दोनों बेटियों को 2 समय का खाना खिला पाती थी। लेकिन धीरे धीरे कलावती की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन अचानक शाम को खेतों से मजदूरी कर कर घर वापस आती है तो वह बेहोश हो जाती है। अपनी माँ को बेहोश देखकर नैना और सुनैना बहुत ज्यादा घबरा जाती है। कुछ समय बाद कलावती को होश आता है। तभी सुनैना कहती है, क्या माँ, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। आपके सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन। मैं कितने दिन से देख रही हूँ आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रह रही है। आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नैना सुनैना, मेरी प्यारी बच्चियों, अब डॉक्टर को दिखाने का समय नहीं रहा। मेरा ऊपर जाने का समय आ गया। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। लेकिन मेरे जाने के बाद तुम दोनों अकेली नहीं रहोगी। आज मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में बताती हूँ। पास वाले ही गांव में तुम्हारे पिता अपनी दूसरी पत्नी विनीता और अपने बेटे कृष्णा के साथ रहते हैं। तुम दोनों वहां चली जाना और अपने पिता को अपनी आप बीती बताना। वह इतने भी कठोर नहीं है कि तुम्हें अपने घर में रहने की जगह ना दे। मेरी बच्चियों, एक दूसरे का ख्याल रखना। कलावती बस इतना ही कह पाती है और तभी कलावती की मृत्यु हो जाती है। अपनी माँ की मृत्यु के बाद दोनों बहनें बहुत फूट फूट कर रोती हैं। नहीं माँ, हमें आपकी जरूरत है, अपनी आंखें खोलिए। नहीं माँ, आप हमें इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। माँ, हम आपके बिना नहीं रह सकते, हमें आपकी जरूरत है। माँ, अपनी आंखें खोलिए, अपनी आंखें खोलिए। इस तरह दोनों बहनें बहुत फूट फूट कर रोती हैं और कुछ समय बाद अपनी माँ का दाह संस्कार कर देती हैं। अपनी माँ का दाह संस्कार करने के बाद वह अपने पिता के घर जाने के लिए निकल जाती हैं और कुछ ही समय में अपने पिता के घर पहुँच जाती हैं और वहाँ जाकर उन्हें सब बताती हैं। यह सब सुनकर राम प्रकाश को भी दुख होता है, लेकिन विनीता नैना और सुनैना को देखते ही आग बबूला हो जाती है। तभी राम प्रकाश विनीता से कहता है, देखो भाग्यवान, जब तक कलावती जिंदा थी तब तक तो मेरी बेटियां मेरे पास नहीं थी, लेकिन अब मैं अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। कृपया करके इन्हें इस घर से दूर मत करो। देखो जी, मैं इन दोनों मनहूस लड़कियों को अपने घर में रहने की अनुमति तो दे देती हूँ, लेकिन इन दोनों मनहूस लड़कियों को जिस तरह से मैं रखूंगी इन्हें उसी तरह से रहना होगा। अगर बीच में आपने कुछ बोला और इनके ऊपर फालतू पैसे खर्च किए तो मैं अपने बेटे कृष्णा को लेकर मायके चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी, पहले ही सोच लेना। राम प्रकाश विनीता की इस शर्त पर तैयार हो जाता है। तभी नैना अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, आप चिंता ना करो, आप हमें जैसे भी रहने के लिए कहेंगी हम वैसे ही रहने के लिए तैयार हैं। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और आज के बाद मुझे माँ कहने की कोशिश भी मत कर लेना। अब खड़ी होकर यहाँ पर बात ही करती रहोगी या फिर कुछ काम भी करोगी? स्टोर रूम में गेहूँ रखे हैं, वह सारे गेहूँ पिसने हैं, उसके बाद ही तुम्हें खाना मिलेगा। समझ आ रही है? पता नहीं मनहूस लड़कियाँ कहाँ से आ गई, कब इनसे छुटकारा मिलेगा। नैना और सुनैना चुपचाप स्टोर रूम में चली जाती हैं और स्टोर रूम में जाकर देखती हैं तो वहाँ पर बहुत सारी गेहूं की बोरियां रखी थी, जिन्हें देखकर नैना और सुनैना चौंक जाती हैं। तभी नैना सुनैना से कहती है, दीदी, इतने सारे गेहूं हम दोनों कैसे पीस सकते हैं? और जब तक ये सारे गेहूं नहीं पीस पाएंगे तब तक हमारी सौतेली माँ हमें खाना नहीं देंगी। भूख तो बहुत तेज लगी है दीदी। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहन, हम कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थोड़ा दर्द होगा लेकिन उसके बाद हमें खाना मिल जाएगा। चलो मेरी प्यारी बहन, अब समय बर्बाद नहीं करते।
नैना और सुनैना गेहूं पीसना शुरू हो जाती हैं। दोनों बहन बहुत मेहनत से गेहूं पीसती हैं। उनके हाथ में छाले भी निकल आते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानती और रात तक सारे गेहूं पीस देती हैं। गेहूं पीसने के बाद सुनैना अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और उनसे खाना मांगती है। आपने जितने भी गेहूं दिए थे वह सब पिस चुके हैं, अब आप हमारे हिस्से का खाना दे दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है। देखिए, गेहूं पीसने की वजह से हमारे हाथ में छाले भी निकल आए हैं, हो सके तो छालों पे लगाने के लिए दवाई भी दे दीजिए। इन दोनों मनहूस लड़कियों ने सारे गेहूं पीस दिए। मैंने तो इतने सारे गेहूं इसलिए दिए थे ताकि इतना सारा काम देखकर इस घर को छोड़कर भाग जाए। अब मैं इन दोनों मनहूस लड़कियों को सूखी रोटी खाने के लिए देती हूँ और जब तक देती रहूंगी जब तक इस घर को छोड़कर भाग नहीं जाती। अगर दोनों मनहूस लड़कियाँ इसी घर में रहती रही तो मेरे बेटे की प्रॉपर्टी तो कम हो जाएगी, इन दोनों मनहूस बहनों में बट जाएगी। कुछ तो करना होगा मुझे। ऐसा सोचकर विनीता कल की एक एक सूखी रोटी दोनों बहनों को खाने के लिए दे देती है। दोनों बहनें अपनी किस्मत समझकर उस सूखी रोटी को पानी के सहारे खा लेती हैं। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। विनीता दोनों बहनों के ऊपर बहुत अत्याचार कर रही थी, लेकिन दोनों बहनें चुपचाप उस अत्याचार को सहन कर रही थी। इन सब से भी जब बात नहीं बनती तो विनीता एक दिन बहुत बड़ा प्लान बनाती है। नैना सब्जी काटने के लिए चाकू लेकर जा रही थी, तभी विनीता कृष्णा को नैना के पास भेजती है और उसके बाद नैना के पास आकर उसको जोर से थप्पड़ मारती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे अरे, मेरे बेटे को मार दिया, इसके हाथ में देखो चाकू है। अजी सुनते हो, देखो आपके इकलौते बेटे को मारना चाहती है आपकी दोनों मनहूस बेटियां, ताकि सारी प्रॉपर्टी इनके नाम हो जाए। मैं तो पहले ही मना करती थी कि इन दोनों मनहूसों को अपने घर में नहीं रखते, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा लाडला बेटा, अभी इसे मार देती तुम्हारी बेटियां। ऐसा कहकर बहुत चिल्ला रही थी। राम प्रकाश आकर देखता है तो नैना के हाथ में चाकू और कृष्णा नीचे लेटा हुआ था। यह देखकर राम प्रकाश को भी धोखा हो जाता है कि जैसे नैना कृष्णा को मारना चाहती थी। तभी राम प्रकाश नैना और सुनैना को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी नैना और सुनैना अपनी सफाई में कुछ कह भी नहीं पाती और चुपचाप अपने पिता का घर छोड़कर एक जंगल में आ जाती हैं। तभी नैना रोते हुए सुनैना से कहती है, दीदी, हमने अपनी सौतेली माँ का कितना अत्याचार सहन किया। काम करते करते हाथों में छाले पड़ गए, सूखी रोटी खाते खाते पेट में दर्द हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था। हमें अपने घर से धक्के मार के निकलवा दिया और पिताजी के सामने भी हमें छोटा बना दिया। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे दीदी। ऐसा कहकर नैना बहुत रो रही थी। तभी सुनैना देखती है कि एक बूढ़ी औरत बहुत सारी लकड़ियां लेकर जा रही है। तभी सुनैना उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए कहती है। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं बुढ़िया नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। मुझे एक जादूगरनी ने अपनी काली शक्तियों से बुढ़िया बना दिया और वह मुझसे दिन रात काम करवाती है। तुम दोनों बहुत अच्छी हो, क्योंकि आज तक किसी ने मेरी मदद के लिए नहीं कहा। तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। उस जादूगरनी के पास मेरा जादुई सोने का गुलाब घर और दूसरा जादुई चांदी का गुलाब घर है। अगर मैं एक एक बार दोनों घर के अंदर जाऊंगी तो मैं अपने पहले रूप में आ जाऊंगी, लेकिन वह लाना बहुत मुश्किल है बेटा। परी जी, आप मुसीबत में हैं और मेरी माँ हमेशा समझाती थी कि हमेशा मुसीबत में आए लोगों की मदद करनी चाहिए। यही इंसानियत होती है कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए। नैना और सुनैना परी से ऐसा कहकर जादूगरनी की गुफा में पहुंच जाती हैं और चुपके से पीछे से जादूगरनी के ऊपर हमला कर देती हैं और उसके बाद उसे बांध देती हैं। तभी जादूगरनी नैना और सुनैना से कहती है,
देखो देखो, तुम दोनों बहनें बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अगर तुम मुझसे हाथ मिला लेती हो तो मैं तुम्हें बहुत सारी धन दौलत दूंगी, इतनी धन दौलत कि तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन तुम उस बुढ़िया परी को यह जादुई सोने और चांदी के गुलाब फल ले जाकर मत दो। मेरी बरसों की मेहनत है, मैंने इन्हें बहुत मेहनत से चुराया है और उस परी को बुढ़िया बनाया है। तुम ऐसा मत करो। चुप कर दुष्ट जादूगरनी, हमें धन दौलत का लालच नहीं है, हम उस परी की मदद करना चाहते हैं। और तू जादू सोने और चांदी के गुलाब घर से इस दुनिया पर राज करना चाहती है ना? हम ऐसा नहीं होने देंगे। अभी देख हम बाहर निकल कर तेरे साथ क्या करते हैं। इस तरह दोनों बहनें बहुत बहादुरी से उस जादूगरनी से जादुई सोने और चांदी के गुलाब घर लेकर बाहर आ जाती हैं और कुछ समय बाद जादुई सोने और चांदी के गुलाब घर उस बूढ़ी परी को दे देती हैं। जैसे ही वह परी जादुई सोने के गुलाब के घर के अंदर और जादुई चांदी के गुलाब के घर के अंदर कदम रखती है तो वह पहले की तरह बहुत सुंदर परी बन जाती है। और उसके बाद वह दोनों बहनों से कहती है, सच में तुम दोनों बहनों ने धन दौलत का लालच नहीं किया। तुमने ईमानदारी से जादुई सोने और चांदी का गुलाब घर मुझे लाकर दे दिया। अगर तुम चाहती तो जादूगरनी की बात मान लेती और धन दौलत लेकर मुझे यह जादुई सोने और चांदी के गुलाब घर कभी न देती। इसलिए मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर तुम्हें जादुई सोने का गुलाब घर देती हूँ। इस घर में तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। परी की बातें सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और परी को धन्यवाद कहती हैं। कुछ समय बाद जादुई सोने के गुलाब के घर के अंदर चली जाती हैं और वहां जाकर दोनों बहनें देखती हैं तो वहां पर बहुत सारी धन दौलत होती है। यह देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। बिल्कुल दोनों बहनें अब राजकुमारी की तरह अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन नैना और सुनैना गरीब और मजबूर लोगों में खाना बांट रही थी। तभी दोनों बहनें देखती हैं कि विनीता भी उसी लाइन में लगी है। नैना और सुनैना वहां जाकर अपनी सौतेली माँ से पूछती हैं कि वह इस लाइन में क्यों लग रही हैं। तभी विनीता रोते हुए नैना और सुनैना से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो तुम दोनों। मैंने तुम जैसी बेसहारा अनाथ लड़कियों पर इतना अत्याचार किया और जानबूझकर तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया, जिसकी सजा मुझे बहुत अच्छी तरह मिली। तुम्हारे घर से जाने के बाद पहले तुम्हारे पिता हमें छोड़कर चले गए और उसके बाद मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया। उसके इलाज कराने में घर बार सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। मैं सड़क पर आ गई। हो सके तो मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। माँ, गलती तो हम इंसानों से ही होती है और अगर गलती का पछतावा हो जाए तो उस इंसान को दूसरा मौका दे देना चाहिए। इसलिए हम दोनों बहनों ने तुम्हें माफ कर दिया। आप कृष्णा के साथ हमारे जादुई सोने के गुलाब के घर के अंदर रह सकती हैं। इस तरह नैना और सुनैना अपनी सौतेली माँ को बड़ा दिल करके माफ कर देती हैं और उनके साथ और अपने सौतेले भाई के साथ जादुई सोने के गुलाब के घर के अंदर एक हंसी खुशी जीवन बिताती हैं। बहुत समय पहले की बात है। आरोही अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी दिल्ली शहर में रहा करती थी। गर्मियों की छुट्टी थी, इसलिए आरोही अपने माता पिता के साथ गांव घूमने अपने चाचा चाची के घर रामपुर जा रही थी। आरोही बहुत ज्यादा खुश थी और पूरे रास्ते अपने माता पिता से बातें कर रही थी। मम्मी पापा, कितने दिन बाद हम गांव घूमने जा रहे हैं। मैं तो वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करूँगी। बाग जाऊंगी, वहाँ पर आम खाऊंगी, लीची खाऊंगी, सुबह सवेरे उठूंगी, चिड़ियों की आवाज सुनूंगी, अच्छा अच्छा मौसम देखूंगी। गांव में कितना ज्यादा मजा आता है। थोड़े से दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ आरोही बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। गांव में बहुत ज्यादा मजा आता है और तुम वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करना। तुम खुश तो हम भी खुश। तुम्हारी खुशी के लिए ही तो गांव जा रहे हैं, वरना तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इस तरह हंसी खुशी पूरा परिवार गांव की ओर बढ़ रहा था।
लेकिन किसको क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्या दुर्घटना घटने वाली है, इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लगने वाली है। कुछ ही समय बाद एक हादसा होता है जिस कार में आरोही जा रही थी अपने माता पिता के साथ। उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में आरोही के माता पिता की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। आरोही को कुछ चोटें आती हैं और जब इस बात की खबर आरोही के चाचा किशोर दास को लगती है तो वह तुरंत हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं और आरोही को दिलासा देते हैं। आरोही का रो रो कर बुरा हाल था। चाचा जी, ये हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? अभी थोड़ी देर पहले हम कितने ज्यादा खुश थे, मम्मी पापा मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक ये हादसा हो गया और मम्मी पापा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चले गए। अब मैं क्या करूँगी, किसके सहारे रहूंगी? चाचा जी, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। काश मैं भी मम्मी पापा के साथ उनके साथ चली जाती तो अच्छा रहता। अब मैं मम्मी पापा के बिना कैसे रहूंगी? आरोही बेटा, मैं तुम्हारे मम्मी पापा की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी, ठीक है बेटा? इस तरह आरोही के चाचा आरोही को दिलासा देते हैं, लेकिन दूर खड़ी आरोही की चाची महिमा वह आग बबूला हो रही थी। कुछ समय बाद आरोही के माता पिता का दाह संस्कार हो जाता है। घर जाने के बाद महिमा अपने पति से कहती है, देखो जी, आपने इस मनहूस की जिम्मेदारी उठाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन मैं आपसे पहले ही कह देती हूँ कि अगर ये हमारे साथ रहेगी हमारे घर में तो जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा, वरना इस मनहूस का हमारे घर में कोई ठिकाना नहीं है। कह दीजिए चली जाएगी शहर और वहीं रह लेगी। हमने कोई ठेका नहीं लिया इस अनाथ का पालन पोषण करने का। हमारे भी अपने बच्चे हैं, उनका भी पालन पोषण करना है। पैसे पेड़ पे तो नहीं लग रहे हैं। अरे भाग्यवान, तू कैसी बातें कर रही है? अभी तो बेचारी ने अपने माता पिता को खोया है और तू कैसी बातें कर रही है? इस मनहूस को आए भी 1 घंटा नहीं हुआ और अभी से आपने इस मनहूस की साइड लेनी शुरू कर दी। मुझे सब दिखाई दे रहा है कि आपको तो बस अपनी भतीजी ही प्यारी है। देखो जी, मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आपने इसकी साइड ली और मेरे काम में दखल अंदाजी की तो मैं अपने बच्चों को लेकर मई के चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। चाहे कितना भी बुलाते रहना, मेरे पैर भी पड़ जाना, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता चाचा और चाची में झगड़ा बढ़ जाता है। यह देखकर आरोही को बहुत दुख होता है। तभी आरोही अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप चाचा जी से झगड़ा मत कीजिए और आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। और चाचा जी प्लीज, आप भी मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से आप दोनों लड़ रहे हैं। चाची जी, मुझे क्या करना होगा बता दीजिए। अभी भी तो आया और पहाड़ के नीचे। चल जल्दी से घर की सफाई कर और उसके बाद बर्तन भी साफ करने हैं। और हाँ, कपड़े मत भूल जाना, बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, वो भी धुलने हैं। और ये क्या ड्रामा दिखा रही है, आंसू दिखा रही है? मैं तेरे इन आंसू से डरने वाली नहीं हूँ। चल जल्दी से काम पर लग जा और उसके बाद तुझे तेरे हिस्से का खाना मिल जाएगा, मनहूस। बेचारी आरोही, अभी वह अपने माता पिता के गम से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसे अपनी चाची का अत्याचार सहना भी पड़ता है। आरोही ने आज से पहले कभी काम नहीं किया था। वह तो बस पढ़ाई करती थी और अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, कूदती थी, लेकिन माँ पिता की मृत्यु के बाद उसे अब ये सब काम भी करने पड़ते हैं। वह बहुत मुश्किल से घर की सफाई करती है और उसके बाद बर्तन साफ करती है और जैसे ही कपड़े धोने के लिए जाती है तब पानी नहीं होता। तभी वह अपनी चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मटके में थोड़ा पानी था, उससे मैंने बर्तन तो साफ कर दिए, लेकिन मुझे और पानी नजर नहीं आ रहा। कपड़े कैसे धोऊं समझ में नहीं आ रहा। हाँ मनहूस, मुझे पता है कि पानी नहीं है और हमारे घर में पानी तुम्हारे घर की तरह नहीं आता। जैसे शहर में टोटी लगी होती है, हमारे यहाँ पर नदी पर जाकर पानी भर के लेकर आना होता है और उससे काम करते हैं और कपड़े हम नदी पर जाकर धोते हैं। इससे सारे गंदे कपड़े उठा, नदी पर जा और उन्हें धो के लेकर आ। और कहीं पर भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। समझ रही है ना? तभी तुझे खाने के लिए मिलेगा, वरना सोच ले रोटी का एक निवाला नहीं मिलने वाला। आरोही,
रोते हुए सभी गंदे कपड़े उठाती है और नदी पर धोने चली जाती है और वहां जाकर बहुत मुश्किलों से उन कपड़ों को धोती है और रोती रहती है और उसके बाद घर आ जाती है। महिमा अपने पति और अपने बच्चों के साथ खाना खा रही थी और दूर खड़ी आरोही देख रही थी। तभी महिमा का छोटा बेटा राहुल आरोही से कहता है, दीदी दीदी आप दूर क्यों खड़ी हैं? सुबह से आप बस काम ही कर रही हैं, कुछ खाया भी नहीं है। आ जाइए, हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। कोई जरूरत नहीं है इस मनुष्य नौकरानी को हमारे पास बुलाने की। जब हम सब खाना खा लेंगे उसके बाद ही हमारे आगे का बचा कुचा खाएगी। यही इसकी औकात है, इससे ज्यादा नहीं। और तू ज्यादा दीदी का चमचा मत बन, आज के बाद मैं तुझे इससे बोलता हुआ ना देख लूं। ऐसा कहकर महिमा अपने बेटे को चुप कर देती है और उसके बाद सभी खाना खाकर चले जाते हैं और बेचारी आरोही उनके आगे का बचा कुचा खाती है और अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। ऐसे ही रोज रोज आरोही के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और हमेशा की तरह आज भी आरोही नदी के पास कपड़े धो रही थी कि तभी महिमा की एक ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली जाती है, जिसे देखकर आरोही बहुत ज्यादा रोती है। अरे नहीं नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। चाची जी की ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली गई और अगर चाची जी को पता चला तो वह तो मुझे मार मार कर जान से ही मार देंगी। मैं क्या करूं? चाची जी की साड़ी कैसे वापस लेकर आऊं? ऐसा सोचकर आरोही बहुत रो रही थी और वह दोपहर से शाम तक बैठी रहती है, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर वह घर जाएगी तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होगी। लेकिन और वह कर भी क्या सकती थी, उसे घर भी जाना था। आरोही बहुत हिम्मत करती है और घर चली जाती है और अपनी चाची को बता देती है कि कैसे उनकी साड़ी बहकर दूर चली गई। जब वह यह सुनती है तो गुस्से में लाल पीली हो जाती है और आरोही की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसके बाद उससे कहती है, मनहूस, वह साड़ी मेरी फेवरेट थी और मेरी सबसे ज्यादा महंगी थी। तूने उसे इतनी आसानी से नदी में बहा दिया। जरूर यह तूने जानबूझकर किया है। नहीं नहीं चाची जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो सभी कपड़े धोकर घर वापस आ रही थी, लेकिन तभी बहुत तेज हवा चली और आपकी साड़ी उड़कर नदी में गिर गई। मैंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत दूर जा चुकी थी। आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मैं तो जैसे मनहूस को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये तूने जानबूझकर ही किया है। मैं कुछ नहीं जानती कि वह साड़ी तू मुझे कैसे लाकर देगी, लेकिन मुझे वह साड़ी जरूर चाहिए। अगर तूने मुझे वह साड़ी लाकर नहीं दी तो सोच लेना कि मैं तेरा क्या हाल करूँगी। इस घर में तो तुझे मैं रहने ही नहीं दूंगी, लेकिन तेरा हाथ पैर भी तोड़ दूंगी और तेरी पूरी शक्ल भी बिगाड़ दूंगी। किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। इसलिए जा और मेरी साड़ी लेकर आ। चाची जी, रात बहुत हो रही है। जंगल में नदी के पास इतनी रात को जाऊंगी तो अगर कोई खतरनाक जानवर आ गया और उसने मुझे अपना शिकार बना लिया? जानवर तुझे अपना शिकार बनाए या ना बनाए, अगर तू मेरी साड़ी लेकर नहीं आई तो तुझे मैं अपना शिकार जरूर बना दूंगी। इसलिए चुपचाप जा और मेरी साड़ी लेकर आ। आरोही रोते हुए जंगल की ओर जा रही थी और अपने माता पिता को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। पिताजी, आप दोनों मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? काश उस कार एक्सीडेंट में मैं भी आप लोगों के साथ मर जाती तो कितना अच्छा रहता। कम से कम मुझे आज चाची का इतना अत्याचार तो सहना नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे इतने रात को घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं उनकी साड़ी कहाँ से लेकर आऊंगी? अगर साड़ी नहीं लेकर आई तो वो मुझे अपने घर में रहने तो देंगे ही नहीं, साथ में पिटाई भी बहुत ज्यादा करेंगी। आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। इस तरह आरोही रोते हुए नदी तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर आरोही देखती है तो पूरा नजारा बदला हुआ ही होता है, क्योंकि आरोही देखती है कि उसके सामने दो नदी हैं। एक तरफ सोने के मटके बह रहे थे तो दूसरी तरफ चांदी के मटके बह रहे थे, जिसे देखकर आरोही कहती है, अरे यह मैं क्या अद्भुत नजारा देख रही हूँ। मेरे सामने सोने और चांदी के मटके की नदी, लेकिन दोपहर तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दोपहर तो यहाँ पर सादा पानी बह रहा था, लेकिन अचानक ये सब क्या? आरोही ऐसा कह ही रही थी कि तभी जल्दी सोने के मटके की नदी से आवाज आती है,
यह वह नदी नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। तुम रास्ता भटक गई हो और तुम यहाँ आ गई। चलो अच्छा ही है कि कोई इंसान यहाँ तो आया। मैं इस जादू सोने के मटके की नदी हूँ और इस सोने के मटके के अंदर एक चुड़ैल है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वह कैद है और जैसे ही वह चुड़ैल आजाद हो जाएगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगी, इतनी सारी धन दौलत कि तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन वह चुड़ैल आजाद होकर तबाही भी मचा सकती है, लेकिन वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मैं कब से किसी इंसान का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई यहाँ पर आता ही नहीं था। चलो अच्छा है कि जाने अनजाने में तुम यहाँ आ गई। मैं जादू चांदी के मटके की नदी हूँ और जादू चांदी के मटके के अंदर एक बहुत सुंदर परी है जिसे एक चुड़ैल ने कैद किया है। अगर तुम उसे आजाद कर देती हो तो तुम्हें मिलेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन वह परी आजाद हो जाएगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें धन दौलत चाहिए या तुम परी को आजाद करना चाहती हो। जादू सोना चांदी के मटके की नदी, मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। धन दौलत के लालच में आकर एक खतरनाक चुड़ैल को आजाद नहीं करूंगी, बल्कि मैं एक अच्छी परी को आजाद करूंगी। चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी ना मिले, मैं बुरा काम कभी नहीं करूंगी। इसलिए मैं जादू चांदी के मटके की परी को आजाद करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर आरोही जादू चांदी के मटके को उठाती है और जादू चांदी के मटके की परी को आजाद कर देती है। जैसे ही परी आजाद होती है तो वह उससे खुश होकर उसे बहुत सारी धन दौलत देती है। बहुत सारे हीरे, सोना, पैसा, इतने सारे धन दौलत पाकर आरोही बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहकर अपनी चाची के घर आ जाती है। इतनी सारी धन दौलत देकर चाची की आंखें चमक जाती हैं और महिमा आरोही को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, इतना सारा सोना, हीरे, पैसे तुझे कहाँ से मिले? मुझे सच सच बताना। अगर तूने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जल्दी बता कि तुझे इतनी सारी धन दौलत कहाँ से मिली, कहाँ से लेकर आई? क्या कहीं तूने चोरी की है? आरोही अपनी चाची को सब सच बता देती है कि उसे जादू सोने चांदी के मटके की नदी मिली जहाँ से उसे इतनी सारी धन दौलत मिली है। यह सुनकर महिमा लालच में आ जाती है और वह मन ही मन में सोचती है, ये मनहूस तो हमेशा बेवकूफ की बेवकूफी रहेगी। जब जादू सोने के मटके की नदी कह रही थी कि चुड़ैल को आजाद करने की वजह से इसे इतनी सारी धन दौलत मिलेगी कि पूरी दुनिया में इससे अमीर कोई और नहीं होगा, तो ये क्या बेवकूफ थी जो इसने जादू चांदी के मटके को चुना और उसकी परी को आजाद किया? मैं तो जादू सोने के मटके को चुनती, बेवकूफ। ऐसा सोचकर महिमा भी जादू सोने और चांदी के मटके की नदी के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर तुरंत जादू सोने का मटका उठा लेती है और उसे खोल देती है। और जैसे ही वह उसे खोलती है तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल निकलती है और वह चुड़ैल तुरंत ही महिमा को खा लेती है और दोबारा से जादू सोने के मटके के अंदर चली जाती है। इस तरह आरोही की चाची को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ आरोही अपने अच्छे स्वभाव की वजह से इतनी सारी धन दौलत के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।